हो चुका है। अब हम लोग आज का कार्यक्रम में मैं आपको जल्दी जल्दी जो हमने पढ़ लिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या माइनस के बाई एम इंटू एक्स, ऐसा बोल दिया। अभी ओमेगा इसको क्यों बोलते हैं ये भी आज समझ में आएगा। वेलोसिटी का फंक्शन ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स का ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कुछ लोग जरा भी कंफ्यूज ना हो, ये फाई कोई भी एंगल हो सकता है। एंगल नहीं बोलते इसको, इनिशियल फेज बोलते हैं। ये इनिशियल पोजीशन के करस्पॉन्डिंग है। अभी आपको समझ में आ जाएगा हमारा स्पेशल मेथड गाड़ी चलाओ। दूसरा, इसके वेलोसिटी का फंक्शन ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आप क्या चीज सीरियसली नहीं लेंगे? साइन और कॉस को सीरियसली नहीं लेंगे। मतलब यहां कॉस हो सकता है, अगर यहां कॉस हुआ तो यहां साइन हो जाएगा, लेकिन फेज ऐसे ही रहेंगे, है ना। एक्सेलरेशन ये अलग अलग इक्वेशन में फाई का वैल्यू अलग अलग आएगा, तो ये जो फंक्शन है ये थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। जैसे यहाँ 90 आ गया तो ओमेगा टी प्लस 90 कॉस हो जाएगा, अगर ये कॉस हो गया तो ये साइन हो जाएगा। क्या थोड़ा थोड़ा बात समझ पा रहे हो? साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, ऐसे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ साइन लिखा है या कॉस, इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी साइन या कॉस में से लिखा है, तो यहाँ साइन लिखा है तो यहाँ कॉस होगा, यहाँ कॉस है तो यहाँ साइन होगा, मतलब इंटरचेंजेबल हो जाएंगे। माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब ये फाई के हिसाब से फंक्शन कैसे ड्रॉ होते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। फाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके हिसाब से अभी कुछ फंक्शंस हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जब भी कोई फंक्शन, whenever a function is sinusoidal, यानी साइनस कॉस के टर्म्स में एक्सप्रेस होने वाला साइनसोइडल फंक्शन है, द एंगल रिटन इन द फंक्शन इज कॉल्ड फेज। क्योंकि साइन या कॉस एंगल के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाए गए हैं, लेकिन अगर कोई रियल लाइफ का फंक्शन एंगल पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन वहां पे सचमुच कोई चीज एंगल में घूम नहीं रही है, तो हम उस एंगल की जगह लिखे हुए चीज को फेज कहेंगे। यहां पे अगर मैं कहूं कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, तो इस ओमेगा टी प्लस फाई को हम फेज कहेंगे। नाम बस याद कर लेना, एंगल की जगह इसका नाम फेज है। अब ये फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि टाइम के साथ ये जो एंगल बदल रहा है, मतलब फेज किस लिए बोल रहे, तो कुछ नाम रखना था रख दिया, लेकिन ये टाइम के साथ जो एंगल बदल रहा है, इस पर्टिकुलर फेज में जिस भी टाइम पर कोई वैल्यू आप निकालोगे, यानी किसी पर्टिकुलर फेज में पार्टिकल का कोई एक्स का वैल्यू निकालोगे, तो वो एक्स का वैल्यू कभी ना कभी अपने आप को रिपीट करेगा। आप समझना, ये ऐसे फंक्शंस को पीरियोडिक फंक्शन कह रहे हैं। पीरियोडिक फंक्शन ऐसे फंक्शन है जो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। आपको भी पता है साइन और कॉस का पीरियड 2 पाई होता है, कभी ऐसा सुना है? साइन और कॉस फंक्शन का पीरियड 2 पाई है, ये पीरियोडिक फंक्शन है। इसका मतलब है फेज का वैल्यू जितना भी होगा अभी, उसमें अगर 2 पाई ऐड कर दूं तो एक्स का आंसर सेम आएगा। कुछ समझे क्या? फेज का आंसर सेम नहीं होगा, फेज में 2 पाई ऐड कर दे तो एक्स का आंसर सेम आएगा। जैसे अगर इस समय इस फेज का वैल्यू 30 डिग्री हो या पाई बाई 6 हो, तो पाई बाई 6 प्लस 2 पाई का आंसर भी साइन थीटा में थीटा की जगह पाई बाई 6 प्लस 2 पाई लिख दे तो एक्स का आंसर सेम आएगा। कुछ समझे क्या? जैसे 30 डिग्री पर साइन थीटा होता है 1/2, 30 डिग्री पर साइन थीटा होता है 1/2, तो 390 डिग्री पर साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? 390। तो तुम बोलोगे 30 डिग्री में 360 और ऐड कर दिया। 360 ऐड करने से वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइन फंक्शन ऐसे घूम के वापस उसी वैल्यूज को लेता है। तो यहां पे अगर मैं कोई भी साइनोसॉइडल फंक्शन बना दूं, ऐसे मैंने बना दिया, तो
जिस मोमेंट पे अभी कोई वैल्यू है, अगर उससे 2 पाई एंगल आगे चले जाएं तो सेम वैल्यू पे आप पहुंच जाएंगे। जहां पर भी अभी आप हैं वहां से 2 पाई, ये फेज लिख दिया मैंने, फेज, किसी भी जगह यहां से 2 पाई आगे चले जाएं तो आपको सेम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो फेज हो गया। अब मैं बोलता हूं इफ टाइम पीरियड ऑफ SHM is t, if time period of SHM is t, then value of x after each time t will be same। ये जो बोला इसका मतलब समझे, अगर किसी का टाइम पीरियड t है तो किसी भी टाइम t के बाद, ये कैपिटल T के बाद अगर हम पूछेंगे कितना वैल्यू है तो तुम बोलोगे टाइम पीरियड का मतलब ही वही होता है कि पार्टिकल घूम घाम के वहीं लौट आए जहां पहले था। ठीक है, लेकिन फेज में कितने का चेंज है, वैल्यू तो सेम है लेकिन फेज में कम से कम कितने का चेंज आना चाहिए। अगर वैल्यू रिपीट करनी है तो एंगल में कितने का चेंज आना चाहिए, आप बोलेंगे 2 पाई का। बहुत अच्छे, बट चेंज इन फेज should be 2 pi in time t। चेंज इन फेज है 2 pi in time t। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं। मान लो एट t इज इक्वल टू t, फेज है ओमेगा t प्लस फाइव, एट t इज इक्वल टू t प्लस t, फेज है ओमेगा t प्लस t प्लस फाइव। मैंने जो लिखा समझ गए क्या? मैंने बोला अगर t टाइम पीरियड SHM का है तो टाइम पीरियड किसको कहते हैं? आप कहते हो भाई टाइम पीरियड सर उसको बोलो जिसमें वैल्यू कोई फंक्शन अपनी रिपीट करने लगे, उसको टाइम पीरियड बोलो। जितने टाइम के बाद SHM में, जितने टाइम पीरियड के बाद, देखो ये मैंने ऐसे बोला, ग्राफ में क्या किया, अरे भाई ग्राफ में मैंने ये किया कि अभी कुछ भी वैल्यू है, मान लो ये साइन थीटा का ग्राफ बनाया, तुमने बोला यहां से थीटा एंगल आगे जाए और यहां से 2 पाई एंगल और आगे जाए, मतलब कि ये एंगल हो गया 2 पाई प्लस थीटा, तो सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, सेम आंसर भी सेम आएगा, स्लोप भी सेम आएगा, मतलब एवरीथिंग विल बी आइडेंटिकल। समझ के क्या? आप ये नहीं कहना सर आंसर तो यहां भी सेम आ रहा, अरे यहां सेम आ रहा लेकिन वैल्यू थोड़ी ना, मतलब वैल्यू सेम है लेकिन स्लोप तो अलग है। 2 पाई एंगल के बाद पूरा फंक्शन रिपीट करता है, रिपीट का मतलब अगर वो पहले इंक्रीजिंग था तो बाद में भी इंक्रीजिंग दिखेगा, अगर प्लस था तो प्लस दिखेगा, माइनस था तो, जैसा यहां है किसी भी जगह पर वैल्यू और स्लोप, वैसा ही यहां से 2 पाई आगे जाने पर वैल्यू और स्लोप। इसका मतलब है कि 2 पाई एंगल बदलने से, अब एंगल तो बोलते नहीं, तो फेज को 2 पाई बदलने से आंसर रिपीट करता है, लेकिन जितने टाइम में रिपीट करता वो टाइम को हम टाइम पीरियड बोल रहे हैं, उसको मैंने कैपिटल टी लिख दिया है। तो मैंने बोला अगर टाइम पीरियड कैपिटल टी है तो कैपिटल टी में कितना फेज बदल जाना चाहिए? 2 पाई बदल जाना चाहिए। आगे लिख रहे, देखो यहां पे मैंने क्या लिखा, मान लो किसी भी मोमेंट पे, किसी भी मोमेंट पे t इज इक्वल टू टी लिया है, तो किसी भी मोमेंट पे फेज का वैल्यू था ओमेगा टी प्लस फाइव, फिर हमने उस टाइम t से कैपिटल टी और टाइम बिता दिया, मान लो कि
किसी का पीरियड 4 सेकंड का है, किसी का टाइम पीरियड 4 सेकंड है। अभी t इज इक्वल टू 1 हुआ है, तो हमने t इज इक्वल टू 1 पे देखा, वो 45 डिग्री के फेज पे था, तो 1 सेकंड पे 45 डिग्री के फेज पे था। मान लो 4 सेकंड्स के बाद उसका पीरियड 4 सेकंड का है, तो किसी भी मोमेंट पे किसी ना किसी फेज पे होगा। तो जब अभी जैसे 45 पे है, जहां पर भी है 45 फेज है, अगर मैंने 4 सेकंड बिता दिया तो टोटल टाइम हो गया 1 प्लस 4, यानी अभी t इज इक्वल टू 1 पे कोई फेज है और फिर 1 प्लस 4 कर दिया तो नया फेज आ गया। कितना आ गया? देखो t की जगह t प्लस t लिख दिया। अगर मैं इन दोनों फेज का डिफरेंस लूं तो कितना एंगल लिखना चाहिए मुझे बताओ? अगर इन दोनों का फेज का डिफरेंस लूं तो फेज होना चाहिए 2 पाई। फेज डिफरेंस 0 नहीं होना चाहिए। देखो आप समझे नहीं, फेज कभी भी, अरे देखो आप क्या बात कर रहे हो, एंगल लगातार बदल रहा है, वैल्यू रिपीट हो रही है, एंगल रिपीट नहीं होगा। जैसे अभी 30 डिग्री पर है, फिर 40 डिग्री पर आ जाएगा, फिर 50 डिग्री का हो जाएगा, फिर 60 डिग्री फेज हो जाएगा, फिर 70 डिग्री फेज हो जाएगा, फिर 80 डिग्री फेज हो जाएगा, फिर 90 डिग्री फेज। तो फेज बदलता जा रहा, बढ़ता है। लेकिन पार्टिकल पूरा एसएचएम करके वापस अपनी पुरानी जगह पर लौट आए तो वो कितना एंगल टोटल ट्रैवल करेगा? 2 पाई एक्स्ट्रा करेगा, तभी वापस आएगा। तो हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर आप ओमेगा टी प्लस 5 ओमेगा टी प्लस 5 को काट दोगे तो ओमेगा इंटू कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई हो गया, तो टी को लिख दिया 2 पाई बाई ओमेगा। ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की तरह होता है, इसलिए इसका सिंबल ओमेगा बना दिया है। देखो पहले भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को 2 ऐसे ही लिखते थे, लेकिन बस इसका नाम एंगुलर वेलोसिटी नहीं रखे, ओमेगा इज कॉल्ड नाउ, ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फेजर स्पीड, यानी फेज बदल, रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज, फेजर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिखेंगे तो टी टाइम में कितना फेज बदल रहा है बताओ भाई? टी टाइम में कितना फेज बदल रहा है? एंगल नहीं बदल रहा, फेज कितना बदल रहा है? 2 पाई। तो एंगुलर स्पीड कितनी हो गई? अब यहां पे एंगुलर स्पीड नहीं है, यहां पे फेजर स्पीड है। फेजर स्पीड कोई फेमस टर्म नहीं है, फेमस टर्म है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टू पाई बाई टी, टी हो गया टाइम पीरियड। अच्छा बताओ, इस कहानी में अगर टाइम पीरियड का वैल्यू लिखें तो 2 पाई रूट एम बाई के लिख सकते हैं क्या? बोलो। आपको याद है ओमेगा का वैल्यू एसएचएम में रूट के बाई एम था। ओमेगा का वैल्यू रूट के बाई एम था, तो उससे डिवाइड कर दिया तो 2 पाई रूट एम बाई के। के क्या है बच्चों? के क्या है बच्चों? हाँ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट याद है? एसएचएम में रीस्टोरिंग फोर्स, हाँ फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट, बिल्कुल सही कह रहे हो, फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखोगे तो के का जो वैल्यू है वही के यहां लिखना है, ठीक। अगर मैंने बोला एक एसएचएम का वैल्यू एफ इज इक्वल टू माइनस 5x है, एक एसएचएम में फोर्स का आंसर माइनस 5x है, तो के की जगह 5 यहां रख दो। के एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होता, वो तो बदलता नहीं। और मास m भी कांस्टेंट है, मास तो मास होता, वो तो एसएचएम में बदलेगा नहीं। तो मास भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, तो टाइम पीरियड कांस्टेंट की वेरिएबल। क्या ये टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है? कहीं इसमें एम्पलीट्यूड आ रहा है? कहीं एम्पलीट्यूड नहीं आ रहा है। इसका मतलब है एसएचएम होना चाहिए, अगर छोटा या थोड़ा बड़ा एसएचएम भी कर दें, यानी अगर छोटा 1 मिलीमीटर का वाइब्रेशन किया एसएचएम हो रहा था, 2 मिलीमीटर का वाइब्रेशन किया अब भी एसएचएम हो रहा है। अगर 1 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर और 3 मिलीमीटर में लगातार एसएचएम ही हो रहा है तो 1 मिलीमीटर का भी टाइम पीरियड टी है और 2 का भी टाइम टी है, और 3 मिलीमीटर पे एसएचएम करेगा तो भी टाइम पीरियड। आप समझ गए क्या?
यानी कि टाइम पीरियड एकदम फिक्स हो गया, तो थोड़ा ज़्यादा या कम करा दिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुमने एक राम को बोला, "ज़रा वाइब्रेट करके आ जाओ," तो वो टक्कर मार के आ गया। फिर तुमने बोला, "श्यामलाल, अगले दिन तुम करना।" तो श्यामलाल के पास ज़्यादा ताकत थी, उसने थोड़ा बड़ा ऑसिलेशन करा दिया। तो आके डर रहा है कि यार मैंने तो ज़्यादा ऑसिलेशन करा दिया, तो ऐसा तो नहीं कि वो पार्टिकल देर में आए क्योंकि ज़्यादा रास्ता ट्रैवल करके आए। यही तो खास बात है कि टाइम पीरियड सिस्टम पे कैसा सिस्टम है, क्या-क्या फोर्सेस हैं, उस पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पे डिपेंड नहीं करेगा एज़ लॉन्ग एज़ इट इज़ एसएच। इसमें एक फ्रीक्वेंसी भी लिख रहे हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। एफ को बोल रहे फ्रीक्वेंसी, इसका कभी-कभी एफ को बोल रहे फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ। एफ को कभी-कभी सिंबल में ऐसे न्यू, एन यू, न्यू ऐसा सिंबल भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को लीनियर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। समझ गए? ओमेगा को 2 पाई से डिवाइड करोगे, ओमेगा का जो यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड है, टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड है, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज है। हर्ट्ज सुने हो? हर्ट्ज, हर्ट्ज 1/सेकंड या हर्ट्ज है। रेडियन पर सेकंड तो वो ओमेगा बिल्कुल एंगुलर वेलोसिटी जैसा टर्म है, बट एंगल बदल नहीं रहा, यहां फेज बदल रहा है, तो फेजर वेलोसिटी है, बट फेजर वेलोसिटी नाम से फेमस नहीं है, इसका फेमस नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो आप लोग ये समझना, ये सिंबल ओमेगा ही क्यों लिखा है, क्योंकि इससे एंगल जैसी चीज चेंज हो रही है। जैसे पहले ओमेगा होता था तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता था, यानी सेंटर पे एंगल बदलता था, यहाँ पे फेज बदल रहा है, तो सिंबल इसलिए ओमेगा जैसा ही लिखा है, जिससे कि आपको ओमेगा ओमेगा और एंगल के हिसाब से रिलेशन दिखाई देता रहे। आगे बढ़ रहे, फॉर्मूला याद कर लेना है। ये फॉर्मूला हर जगह काम करेगा, ये फॉर्मूला हर जगह काम करेगा। अब हमारे पास दो, चलिए मैं एक आध सवाल आपको करा देता हूं पब्लिक की बेहद डिमांड पे। रुकना जरा, हाँ। पब्लिक की बेहद डिमांड पे कुछ सवाल कर लेते हैं, दो चार सवाल करते हैं ऐसे ही मजे में। गूगल ड्राइव करमीन त्यागी, ला रा रा, हाँ है भाई। हाँ, रुकना जरा, है
हाँ मिल गया। क्या दिख रहा है? चलो ये वाला करते हैं। कौन सा वाला? 7th वाला। ब्लरवा आवत है। एक मिनट भाई। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूं, थोड़ा ब्लर तो है। क्वेश्चन है फोर्स F acts on a particle of mass 0.1 अभी कुछ दिख रहा है क्या? चलिए करते हैं। ये फोर्स का वैल्यू है F इज इक्वल टू -10 x +2 -10x +2 x on a particle of mass 0.1 kg। फिर k का वैल्यू जो भी दिया, k फोर्स न्यूटन में, इफ m is released from rest at x equal to -2। अब ये जो x इक्वल टू -2 से एक पार्टिकल को रिलीज कर दिया है। क्वेश्चन पूछा एम्पलीट्यूड फोर्स इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम पीरियड। तीन चीजें बतानी है, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्वेश्चन लिख लो, बहुत आराम आराम से इसको समझो। अगर f इज इक्वल टू -10x +2 है और मैं इसमें से -10 को कॉमन ले लूं तो आंसर बना x -0.2। मतलब ये वाला टर्म याद समझ में आया क्या? जो पूरे इक्वेशन में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट चल रहा है वो कितना चल रहा है बच्चे, जरा बताओ। वो चल रहा है 10। तो k का वैल्यू है 10, मास का वैल्यू 0.1 है। अगर मैं आपसे ओमेगा पूछूं, ओमेगा, तो आंसर होता है √k/m। कितना हो जाएगा ओमेगा, जरा बताओ। हाँ, ये हो जाएगा √10/0.1, यानी कि आ जाएगा 10। तो बताओ टाइम पीरियड कितना आएगा बच्चों? टाइम पीरियड कितना आएगा? तो भाई ये समझ गए क्या इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? टाइम पीरियड इज 2π/ω, 2π/10, π/5 आ गया। ठीक, अब बताओ इसमें एम्पलीट्यूड कितना है इस क्वेश्चन में। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन? जल्दी बताओ, ये तो आप लॉजिकली बता सकते
इस क्वेश्चन में क्योंकि इक्वेशन f इज इक्वल टू माइनस के एक्स नहीं है, हाँ ये इक्वेशन है x माइनस 0.2 वाली, यानी कि अब बताओ इसमें x का कितना वैल्यू रखें कि फोर्स जीरो आ जाए, बताओ। यानी कि इस क्वेश्चन का इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल टू जीरो पे नहीं है, तो बताओ इसको जीरो बनाने के लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए, प्लस 0.2। यानी कि इस सवाल में इक्विलिब्रियम पोजीशन है x इक्वल टू प्लस 0.2 मीटर पे, और एक्सट्रीम पोजीशन है -2 पे। कैसे पता x इक्वल टू -2 पे एक्सट्रीम पोजीशन है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है पार्टिकल रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट x इक्वल टू -2। समझ गए क्या? इसका मतलब है नहीं भाई, मैक्सिमम एनर्जी नहीं, गलत बात कह रहे हो, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बोलो। इक्वेशन वाला वापस, केड़े इक्वेशन वाला? मैंने ये बोला कि जहां फोर्स जीरो होता है, अब यहां फोर्स x इक्वल टू जीरो पे तो 2 आ जाएगा, तो फोर्स जीरो कहां पे है? तो x माइनस 0.2, जहां पे जीरो होगा तो x का वैल्यू प्लस 0.2 हो गया, तो ये हो गई मीन पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन है -2। तो बताओ मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक की जो बीच की जगह होती है उसको क्या कहते हैं? मीन पोजीशन से और एक्सट्रीम पोजीशन तक की जगह को क्या कहते हैं? तो एक है 0.2 और दूसरा है -2, तो व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन देम, बोलो। तो क्या लिख सकते हैं? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का गैप हो गया 2.2। अरे 1.8 नहीं रे, 2.2। देखो ना, एक मीन पोजीशन राइट में है और वो लेफ्ट में है, मतलब कि -2 है ना, -2 में 0.2 ऐड करना, वैसे तो सब्ट्रैक्ट करोगे लेकिन ऐड हो जाएगा। एम्पलीट्यूड कैसे आया, समझ गए क्या? कितना आया एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड आया 2.2 मीटर। इक्वेशन अभी नहीं बना रहे, इक्वेशन बनाने का मेथड अभी सीखेंगे, तो अभी ये बच गया है, इक्वेशन भी बन जाएगी। जैसे रेस्ट से स्टार्ट होता है तो इक्वेशन कॉस थीटा वाली लिखनी पड़ती है, क्योंकि नेगेटिव एम्पलीट्यूड से स्टार्ट हुआ इसलिए -a cos ओमेगा t लिख सकते हैं, लेकिन x की जगह हमें x माइनस 0.2 लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि x है ही नहीं इस इक्वेशन में, x की जगह ही ये यहां पे x की जगह x माइनस 0.2 चल रहा है, तो इक्वेशन भी ऐसे ही बनेगा x माइनस 0.2, यानी ये यही वैल्यू x है। देखो f इज इक्वल टू के एक्स, x की जगह ये लिखा, यही लिख दो, इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। अब ये a की जगह एम्पलीट्यूड है, तो -2.2 cos ओमेगा टी। अब ये cos कैसे आया ये अभी सिखा दूंगा, लेकिन इक्वेशन ये हो जाएगा जैसे x का फंक्शन आ रहा वैसे। चलिए एक सवाल और देखते हैं, ये वाला। u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। मतलब तुम्हारी मर्जी है, लिखना है तो लिखो। देखो ये वाला सवाल भी करते हैं, इक्वेशन कैसे आया ये मैं सिखाऊंगा भाई, अभी नहीं कूदो, लेकिन अगर लिखना है इक्वेशन तो लिख लो, इक्वेशन लिखना है तो लिख लो,
लेकिन कैसे आया वो मैं सिखाऊंगा। बस ये वाला टर्म याद कर लो कि F इज इक्वल टू के एक्स में जो x है वो इस सवाल में x नहीं है, x माइनस 0.2 है, तो x इक्वल टू a sin ओमेगा t की इक्वेशन में वही x लिख देंगे जो इक्वेशन में चल रहा है। ये जैसे ये सवाल को देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन ये, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करोगे तो फोर्स आएगा, माइनस करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करोगे, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करोगे, फिर से सुनो, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करोगे, माइनस लगाओगे तो फोर्स आएगा। तो बताओ, वैसे तो इस सवाल में पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे दिया था, लेकिन क्या इससे फोर्स का फंक्शन बना लेंगे बहुत आसानी से? तो क्या फंक्शन बनेगा बताओ फोर्स का? 2x माइनस 4 में जरा 2 को कॉमन लो, वैसे माइनस भी लगाना था, तो f का आंसर हो जाता -2x प्लस 4। अब मैं -2 कॉमन x माइनस 4, नहीं x माइनस 2, सॉरी, x माइनस 2। अब मुझे बताओ, इसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जगह क्या लिखा है? 2। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का वैल्यू है 2, और इसमें x की जगह क्या लिखा है? x की जगह लिखा है x माइनस 2, यानी मीन पोजीशन कहां पर है? इसकी मीन पोजीशन कहां पर है? +2 पे, बिल्कुल सही, +2 पे। पूछा फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बॉडी, क्वेश्चन पढ़ा, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बॉडी, कहां आया? x इक्वल टू +2 पे। बहुत बढ़िया। फिर लिखा शो दैट द बॉडी अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज सिंपल, फाइंड टाइम पीरियड। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन तो हो गया, F इज इक्वल टू के एक्स आ गया, x में कुछ कांस्टेंट भी रहे फर्क नहीं पड़ता, F इज इक्वल टू के एक्स आ गया, तो हमारा SHM हो गया। अब मुझे बताओ, SHM अगर हमको आ जाए तो क्या हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं? k का वैल्यू 2 है और मास ऑफ द बॉडी इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, यूनिट मास लिखा है, यूनिट मास का वैल्यू 1 है, तो टाइम पीरियड कितना आएगा? 2 पाई रूट m बाई के होता है, n की जगह 1 लिख देंगे, k की जगह 2 लिख देंगे। क्वेश्चन नहीं दिख रहा, क्वेश्चन देख के क्या करोगे? सॉल्व कर लोगे क्या? चलो सॉल्व कर लो। तीसरे पार्ट में लिखा फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इफ स्पीड ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज 2√6। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। पढ़ लेते हैं भाई थोड़ा। बताओ, अब कर लेते थ्योरी। नहीं नहीं, ये वाला हो गया।
थर्ड वाला पार्ट हुआ गंदे बच्चों। 2√6 वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी का फॉर्मूला मीन पोजीशन पे होता है ए ओमेगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला था ए ओमेगा, तो ए और रूट के बाय एम, तो रूट के बाय एम को हमने लिखा a√2 और वेलोसिटी का वैल्यू है 2√6, तो इसके इक्वल कर दिया 2√6। तो 2√3 ऐसा है क्या, 2√3 आया क्या? ठीक है भाई, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो एक दो सवाल टाइम पीरियड और एसएचएम के हमने ऐसे सॉल्व कर लिए, कोई प्रॉब्लम हुई क्या? टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/k, ओमेगा का फॉर्मूला √k/m। तो थोड़ा फॉर्मूला याद रखते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं एक आध सवाल और करता हूं। क्वेश्चन ये है कि इफ v1 and v2 are velocities at x1 and x2, find amplitude। ऐसे सवाल बना दिया, तो हमने क्या किया, v1 स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ऐसे v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। समझ गए क्या? अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज, सब्ट्रैक्ट करोगे तो a स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ओमेगा और a सेम है, तो ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। लेकिन हमने सब्ट्रैक्ट करा तो a कहां आया, a ना आयो, ओमेगा आयो, तो मैं डिवाइड कर देता हूं, v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा ओमेगा कट गया, a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। क्या इस इक्वेशन से a का वैल्यू निकाल सकते? ठीक है, तो आगे सॉल्व नहीं कर रहे, तो फाइंड a ले दिया है ना। तो इस तरह के लल्लू छाप सवाल कर लोगे। ठीक है भाई, अभी आएगा ना। अब हम लोग दो तरह के चीजों को सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम यूजिंग सर्कुलर मोशन। अगर एक पार्टिकल को किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चलाएं, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म, यहां से चला देते हैं, ऐसे चला देते हैं, इसको हटा देते हैं ओमेगा से,
यानी किसी भी टाइम पर ये पार्टिकल ऐसे आगे चलेगा तो एंगल बढ़ता जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी के साथ। ठीक है, तो लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन then its projection on any diameter, अब हम लोग ये y एक्सिस वाला डायमीटर ले रहे हैं ना, is SHM। कैसे? अगर ये पार्टिकल इस समय थीटा एंगल घूम चुका है और इधर से लाइट्स ऑन कर दो तो इसका प्रोजेक्शन यानी कि शैडो यहां बनेगा, शैडो यहां बनेगा तो शैडो का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसा दिखेगा। इसको मैंने x लिख दिया, यहां x एक्सिस है, इसको x लिख दिया, मतलब वैसे तो y एक्सिस होती है लेकिन इसको x एक्सिस लिख दिया है। तो ये x का वैल्यू यहां थीटा है, यहां भी थीटा हो जाएगा। तो अगर ये डिस्टेंस को, ये वाले सर्कल को a बोल रहे हैं, मतलब इस सर्कल का रेडियस a है, रेडियस ऑफ सर्कल इज a, a मतलब एम्पलीट्यूड, a, तो उसी a के सर्कल में चलेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा a साइन थीटा, यानी कि a साइन ओमेगा टी। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 दिख रहा है? हाँ बताते हैं। हमने ये देखा कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल में चल रहा हो और उसका कोई एक डायमीटर बना दूं, जैसे यहां पे y एक्सिस पे एक डायमीटर ले लिया, तो क्या y एक्सिस वाला डायमीटर ले सकते थे, x एक्सिस वाला नहीं ले सकते थे? कोई भी एक ऐसा टेढ़ा भी ले सकते थे, उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा डायमीटर आपने लिया, लेकिन कोई एक डायमीटर पे अगर प्रोजेक्शन आ जाए, प्रोजेक्शन याद है एक बार हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन फेंक रहे थे तो ऊपर से लाइट ऑन कर दी थी तो शैडो नीचे खिसकता दिख रहा था, हॉरिजॉन्टल से लाइट ऑन कर दी तो शैडो वर्टिकल वॉल पे खिसकता दिख रहा था। कंपोनेंट, राइट। तो जो पार्टिकल चल रहा है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ऐसे चल रहा है, लेकिन किसी भी मोमेंट पे जब ये यहां पहुंचा, मैंने बोला 2 सेकंड बाद पार्टिकल कहां है, तो पार्टिकल तो सर्कल में यहां है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट डायमीटर पे होगा, उस डायमीटर वाले डिस्प्लेसमेंट का मोशन आपको किसकी तरह दिखेगा? एसएचएम की तरह। अब सवाल यह है कि इससे क्या फायदा हुआ? ये तो सर्कल को एसएचएम में कन्वर्ट करना है, मैं बोल रहा हूं अब उल्टा सीधा दोनों कन्वर्जन पॉसिबल है। मतलब अगर कोई कहता है कि सर्कल में पार्टिकल, देखो ये जगह को मैं मीन पोजीशन बोल रहा हूं, क्योंकि अगर यहां पे है तो शैडो आपको कहां दिख रहा है? x इक्वल टू 0 पे। फिर जब ये ऊपर चलते जाएगा तो यहां पे इस x का वैल्यू प्लस a और यहां पे इस x का वैल्यू माइनस a हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो थोड़ी थोड़ी? अगर मैं आपसे कहूं कि ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो ये थोड़ी ना कर रहा है, पार्टिकल ये वाला एसएचएम कर रहा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन एसएचएम का पूछता हूं, लेकिन कन्वर्ट सर्कल में करना है, ठीक है? सवाल पूछेंगे सर्कल का, नहीं सवाल पूछेंगे एसएचएम का, और आपको उसको कन्वर्ट करना है किसमें? सर्कल में। ठीक, मैं पूछता हूं आपसे, पार्टिकल माइनस ए से, आपको केवल एसएचएम वाले के बारे में बोल रहा हूं, फिर आपको सर्कल में कन्वर्ट करना, माइनस ए से चलता हुआ x इक्वल टू 0 पे आ गया तो उसको टाइम कितना लगा? मान लो ऐसा सवाल, ठीक है? तो आपको ये नहीं सोचना कि एसएचएम का सवाल पूछा, आप कहेंगे माइनस ए के करस्पॉन्डिंग सर्कल की पोजीशन ये है और सर्कल में x इक्वल टू 0 की पोजीशन ये है। बताओ माइनस ए से 0 में कितना एंगल ट्रैवल करा है? डिग्रीज में बोलो। पाई बाई 2।
और इसके घूमने का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो बताओ अगर कोई पार्टिकल सर्कल में ओमेगा से घूमे और थीटा एंगल चले तो टाइम कितना लगेगा? आप कहोगे थीटा बाई ओमेगा। कितना एंगल घूमा? एंगल घूमा पाई बाई 2 और एंगुलर स्पीड है ओमेगा, तो पाई बाई 2 ओमेगा। एसएचएम सॉल्व नहीं किया, हाँ 90 बाई ओमेगा लिख सकते हैं, लेकिन रेडियन में लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया है, तो पाई बाई 2 ओमेगा। सवाल एसएचएम का था। मैं फिर से पूछता हूं, मैं फिर से बता भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुना। मैंने पूछा माइनस ए से माइनस ए बाई 2 पार्टिकल कितनी देर में पहुंचा? कहां से? माइनस ए से माइनस ए बाई 2 कितनी देर में पहुंचा? तो ये माइनस ए है और माइनस ए बाई 2 यहां आधे रास्ते पे होगा, माइनस ए बाई 2, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये पोजीशन ढूंढ लिया मैंने। अब माइनस ए से माइनस ए बाई 2 ये चल के जा रहा है, देखो ये है यहां से यहां तक, ठीक है। तो पाई बाई 4 नहीं ले लल्ला, यहां पे अब एंगल बनाना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखो लल्लू लोगों, ध्यान से देखो लल्लू लोगों, ध्यान से देखो, ये एंगल निकालना, ये एंगल निकालना, इसको मैंने थीटा मान लिया बच्चों। अब मुझे बताओ अगर ये a बाई 2 है और ये a है, तो इस थीटा का वैल्यू क्या होगा? cos थीटा 1 बाई 2 हो रहा है, cos थीटा 1 बाई 2 हो रहा है। आप लोग ट्राइंगल पहचान पाते हैं? मतलब ये नहीं कहना सर ट्राइंगल में कैसे एंगल है, जादू सर आप तो जादूगर निकले, आपको कैसे पता चल जाता है कि cos थीटा है या sin थीटा? जादू, जादू कर दिया टीचर ने। थीटा ये लिखा है a बाई 2 और ये साइड है a, ये 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री को लिख दिया पाई बाई 3। अब मुझे बताओ सर्कल, पार्टिकल कैसा चला उसकी चिंता मत करो, एसएचएम क्या कर रहा पार्टिकल उसकी चिंता मत करो, उसके करस्पॉन्डिंग सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बना? आपने बोला जी 60 डिग्री बना, तो बताओ कितने एंगुलर स्पीड से बना? ओमेगा से बना, तो क्या आंसर हो गया? पाई बाई 3 ओमेगा। करेक्ट है क्या? समझ गए? जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वाला पार्टिकल सर्कल में करेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे आपको डायमीटर पे एसएचएम दिखेगा। तो किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जाने के लिए कितना एंगल चलेगा पार्टिकल, क्या वो निकाल सकते हो? किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पहुंचने के बीच में सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल होगा, क्या वो निकाल सकते हैं? उस एंगल को ओमेगा से डिवाइड कर देंगे तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा? ठीक है भाई, ठीक है। क्या ये सर्कुलर मोशन रिप्रेजेंटेशन कुछ समझ में आया? तो हम कहते हैं इस कहानी को करने का तरीका क्या है कि टू फाइंड टाइम टेकन बिटवीन टू पोजीशंस, फर्स्ट फाइंड एंगल made between two position at the center of circle। फिर जो एंगल, if theta is angle, then time is theta by omega। तो ये तो आप कह रहे हो सर ये तो बड़ा ही आसान तरीका है, इससे भी आसान क्या होगा? ना सचमुच ये बड़ा आसान तरीका है, हाँ। लेकिन हमारा जो मेथड है गाड़ी चलाओ मेथड, उसको भी हम लोग समझ के जाएंगे। उससे क्या होता है, इमेजिनेशन स्ट्रांग हो चुका होता है। एक बार आपका फिजिक्स में इमेजिनेशन स्ट्रांग हो गया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो इसमें क्या कई बार गड़बड़ ये होता है कि यहाँ पे 2 माइनस ए बाई 2 है। देखो सर्कल ये था, मैंने पूछा माइनस ए से ए बाई 2 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो कई बार क्या होता है ये माइनस ए है
ये प्लस ए है, यही डायमीटर याद करके जाते हैं लोग। इधर डायमीटर क्यों नहीं बनाया? अरे इधर बना लो, इधर माइनस ए प्लस ए लिखना पड़ेगा। तो समझे क्या? अगर डायमीटर ऐसे बना लिया तो ये माइनस ए वो प्लस ए। लग रहा झंडू हो गए तुम लोग। तो अगर मैं बोल रहा हूं माइनस ए से माइनस ए बाई टू पहुंचने का टाइम क्या है, तो 2 माइनस ए बाई टू है यहां। ये पोजीशन में माइनस ए बाई टू लिखा, लेकिन सर्कल में 2 पोजीशन है माइनस ए बाई टू के। तो या तो ये एंगल पूछा गया है यहां से यहां, या फिर यहां से यहां का एंगल पूछा है, तो ये होगा, क्योंकि पार्टिकल उल्टा लौट के नहीं आएगा। बात समझे क्या? मतलब फिर पूरा एंगल निकालना पड़ेगा इससे। तो बिटवीन 2 पॉइंट्स देयर कैन बी 2 एंगल्स। तो आपको थोड़ा दिमाग लगा के रखना है और उससे एंगल निकाल देना। जैसे अगर यही पूछा तो ये तो डायरेक्ट हो गया 60 डिग्री, लेकिन ये भी हो सकता है कि यहां से यहां तक का एंगल पूछा होता तो ये 300 डिग्री हो जाता। लग रहा फिर लल्लू हो गए। अब क्वेश्चन पूछे सर हमें कैसे पता चलेगा माइनस ए बाई टू ये है वो वाला है? वो क्वेश्चन में सिचुएशन दिया रहता है कि पार्टिकल चल किधर रहा है। 240 हो जाएगा? नहीं, ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 तो है, तो यहां से पूरा सर्कल कंप्लीट करने का 360, उससे 60 डिग्री पीछे ही तो हो। तो 2 और 2 के बीच में एंगल 240 हुआ। हमें तो 1 से 2 जाना है, 1 से 2। ठीक है, अब मैं आपको गाड़ी चलाओ मेथड बताता हूं। उसमें आपको कोई सर्कल फर्कल नहीं बनाना है, बस ऐसे ही फेस देख लोगे तुम, है ना? इमेजिन करना बस। गाड़ी चलाओ, डबल ए करके चलाओ। ये x इक्वल टू 0 है, ये प्लस ए है, ये माइनस ए है। x इक्वल टू 0 के एंगल को 0 डिग्री बोल दो, और यहां से स्टार्ट होने वाले पार्टिकल की इक्वेशन x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी बोल दो। हम लोग जो सवाल सॉल्व कर रहे हैं उसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, टू फाइंड टाइम बिटवीन 2 positions and to write equation of SHM. आप समझ लो मैंने क्या लिखा है। अगर पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे है एट t इज इक्वल टू 0, तो उसका इक्वेशन है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। एरो दिख रहा है? पार्टिकल किस तरफ है? x इक्वल टू 0 पे है और किधर जा रहा है? प्लस a की तरफ जा रहा है। तो इक्वेशन है a साइन, ये याद रखना है आपको, ये हमारी रेफरेंस इक्वेशन है। इस इक्वेशन को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें अगर मैं t इज इक्वल टू 0 डाल दूं तो x का आंसर 0 आ जाएगा। फिर से सुनो, अगर पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे है तो उसका इक्वेशन आपको डायरेक्ट पता है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। उसके लिए किसी को पूछने बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू 0 डालोगे तो साइन 0 हो जाएगा और x का वैल्यू 0 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में अगर पार्टिकल माइनस a की तरफ जाता है तो ये वाला इक्वेशन x इक्वल टू माइनस a साइन ओमेगा टी लिखना है। लेकिन वो कैसे होगा वो अभी आ जाएगा आपको समझ में। x इक्वल टू प्लस a साइन ओमेगा टी मतलब प्लस a की तरफ चल रहा हुआ, और अगर माइनस a की तरफ चलता हुआ है यहीं पे, लेकिन इधर की तरफ मुंह करके जा रहा है तो x इक्वल टू माइनस a साइन ओमेगा टी। तो ये बेसिक इक्वेशन याद रखनी, रेफरेंस इक्वेशन बोल रहे हैं। इसके अलावा किसी और पोजीशन पे होगा तो हमको इक्वेशन बदलनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं वो सिखाता हूं, दोनों चीजें सिखाता हूं आपको। पहला बात है कि पार्टिकल जब यहां पे है तो उसका फेज मैंने 0 बोला है। अगर यहां से कहीं आगे चलेगा तो उसके अंदर का फेज बदलेगा। तो किसी भी x डिस्टेंस पे पहुंचने पर फेज का वैल्यू है साइन इनवर्स x बाई ए।
यहां से किसी भी x डिस्टेंस चलने पे, अब ये फेज बड़ा आसान है, जैसे कि मैं 3-4 एग्जांपल लेता हूं। एट x इक्वल टू a/2 फेज का वैल्यू है 30 डिग्री। एट x इक्वल टू a/√2 फेज का वैल्यू है 45 डिग्री। एट x इक्वल टू √3a/2 फेज का वैल्यू है 60 डिग्री। चलो बताओ, एट x इक्वल टू 3a/5 पर फेज कितना है, बताओ डिग्रीज में बताओ। चलो 37। तो आपको बोलना जी ए हटा दो ना, जो नंबर दिख रहा है उसका साइन थीटा तो हमें पता ही है, ए हटा लो, जैसे a/√2 ए हटाओ ना, 1/√2 का एंगल जो होता है वही लिख देंगे। तो मैं इस पूरे लाइन में अलग अलग पोजीशन पे कुछ एंगल है जिसको अपने दिमाग में याद कर लेता हूं, क्योंकि ये एंगल बड़े आसान है। इसको 0 लिख दिया, a/2 को 30 डिग्री लिख दिया, a/√2 को 45 डिग्री लिख दिया, √3a/2 को 60 डिग्री लिख दिया, और प्लस a को 90 डिग्री लिख दिया। इधर भी ऐसे ही लिख दिया, वैल्यू में प्लस माइनस नहीं लगाया। वैल्यू में प्लस माइनस नहीं लगाया। क्या ये मेन पोजीशन के एंगल आप याद कर पाएंगे? किसी भी एट x इक्वल टू x पे फेज का वैल्यू है साइन इनवर्स x बाई, बस। जैसे कोई कहता है a/3 पे कितना फेज है, साइन इनवर्स 1/3। a/4 पे कितना फेज है, साइन इनवर्स 1/4। a/5 पे कितना फेज, साइन इनवर्स 1/5। लो a हटा के साइन इनवर्स लगा दो, जिसके एंगल हम नहीं निकाल सकते उसको साइन इनवर्स में लिख देंगे। यहां तक मामला ठीक है। लेकिन ज्यादातर जेई और नीट के क्वेश्चन में सवाल ऐसे होते हैं जिसमें वैल्यूज आसानी से कैलकुलेट होती हो, तो ये सारे वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग मेनली यही फेज हैं, या इन्हीं पोजीशन के करस्पॉन्डिंग पार्टिकल चलते हुए ज्यादा दिखेगा आपको। अब गाड़ी चलानी है बस, इसको नोट कर लो भाई। दीज आर पॉपुलर phase values from x equal to 0। x equal to 0 पे फेज है 0 और x equal to a/2 पे फेज है 30 डिग्री। तो 0 से a/2 जाने में कितना फेज बदल जाएगा? सवाल सुनना, x equal to 0 पे फेज है 0, x इक्वल टू a/2 पे फेज है 30 डिग्री, तो 0 से a/2 पे कितना फेज बदल जाएगा? चलो, x इक्वल टू a/2 पे फेज है 30 डिग्री और x इक्वल टू √3a/2 पे फेज है 60 डिग्री, तो a/2 से √3a/2 जाने पर फेज कितना बदल जाएगा? तो a/2 से a/√2 पहुंचने पर फेज कितना बदल जाएगा? a/2 से a/√2 पहुंचने पर फेज कितना बदल जाएगा? ठीक है ना? कोई डायग्राम नहीं बनाना, कोई ट्रायंगल नहीं बनाना, सारे वैल्यूज आपके दिमाग में छपे हुए हैं। लोग वैल्यू सुनते ही आंसर लिख देते हैं, इसलिए अभी मेहनत ज्यादा, एग्जाम में टाइम बच जाता है। ठीक है? अगर कोई बोलता है सर ये तो आप चालाकी कर रहे हो, सारे वैल्यूज तो जानबूझ के ऐसे दे दिए हैं, तो भैया एग्जाम में भी यही वैल्यूज पे ज्यादातर सवाल बोलते हैं। तो सर ऐसा सवाल आ गया कि a/4 से a/3 पहुंच गया, अरे तो साइन इनवर्स 1/3 माइनस साइन इनवर्स 1/4, इसमें क्या तुम कर लोगे? वो तो आ गया, तो भी तुम्हें ट्राइंगल बना के भी यही आंसर आएगा। करेक्ट है क्या? लग रहा है झंडू निकले भाई। कोई बोलता है a/4 से a/3 पहुंच गए, अरे तो a/4 थे तो साइन इनवर्स 1/4 था, a/3 पे पहुंच गए साइन इनवर्स 1/3 है, तो दोनों का डिफरेंस ले लो।
डिवाइड बाय ओमेगा कर दो, टाइम आ जाएगा। ठीक है, दो पोजीशन, फेज अलग चीज है। अब देखो फेज निकाल दिया, अब फेज चलेगा कितना ये एक अलग बात। हेलो हेलो, कोई अनम्यूट हो गया सुरीली आवाज अपनी सुनाने के लिए? क्या किसी को देशभक्ति का गाना याद आ गया क्या? ठीक, आगे बढ़ते हैं। एलएचएस में माइनस नहीं, केवल नंबर पे फोकस करो। गाड़ी चलाएंगे ना अभी, नंबर पे फोकस करो, वैल्यूज पे नहीं। मतलब नंबर वैल्यू पे फोकस करो, प्लस और माइनस नहीं लिखना। केवल मैंने रॉयली इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग नंबर पे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये चार पोजीशन राइट में, चार पोजीशन लेफ्ट में, इनके नंबर याद कर लें। प्लस या माइनस नहीं लिखना है। वो हम गाड़ी चलाएंगे अपने आप मुझे नंबर दिखेगा। ठीक है, अब देखो सवाल समझना और गाड़ी चलाना। समझना कि एक गाड़ी है जो 0 डिग्री के पॉइंट पे यानी 0 किलोमीटर के पॉइंट पर है। यहां पे एक पॉइंट है जिसका किलोमीटर रीडिंग 30 है, यहां पे किलोमीटर रीडिंग 45 है, फिर एक 60 डिग्री है, फिर यहां पे 90 वाला है। मतलब ये सारे के वैल्यूज भी हमको पता है। आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन में कौन से नंबर दिए रहेंगे। 30, 45 दिया रहेगा क्या? नहीं, क्वेश्चन में a/2, a/√2, √3 a/2 और a, इन चार में से कोई पोजीशन दिया होगा, या 0 भी दिया हो सकता है। ठीक, और यहां पर भी ऐसे ही पोजीशन से वैल्यू हमको याद रखनी। अब हमारी गाड़ी कहीं स्टार्टिंग पॉइंट होगी, कहीं एंड पॉइंट होगी, गाड़ी चलानी, लेकिन ओनली यू टर्न अलाउड इज एट +a और -a। तो यू टर्न is allowed at +a एंड -a। ये हाईवे है भाई, डबल रोड है, हाईवे है, बीच में डिवाइडर का कट जो है वो +a और -a पे ही है, वहीं से यू टर्न ले सकते। ठीक, आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गाड़ी से जाना है, सवाल पूछना, क्वेश्चन में एग्जांपल बोलता हूं। फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन पोजीशन 1 एंड 2। अब देखो सवाल समझना, फोटो दिया है, एरो भी पकड़ना। मान लो तुम्हारी गाड़ी पोजीशन 1 पे है और राइट में जाती हुई गाड़ी है, तुम्हें थोड़ी देर बाद ऐसे गाड़ी में अपने आप को कन्वर्ट करना है जो लेफ्ट में जाती हुई दिखे, -a/2 पे पहुंच जाए। तो बताओ तुम्हारे इस पूरे यहां से यहां पहुंचने में कितने फेज में चेंज आ जाएगा? तुम बताओ अभी अगर a/2 पे हो तो कितने एंगल के मार्कर पे बैठे हो? 45 के तो मार्कर में बैठे हो। यहां से तुम ए पे पहुंचोगे तभी तो यू टर्न होगा। क्या यहां से डायरेक्ट यहां पहुंच सकते हो क्या? गाड़ी का मुंह उस तरफ है तो क्या गाड़ी को उठा के ऐसे घुमा सकते हो? अरे भिलाई में तो घुमा सकते हो, भिलाई में कोई भाव नहीं देता, बात ट्रैफिक क्या होता है, घुमा दिया रॉन्ग साइड। लोग देखते हैं हाईवे पे चल रहे, हाईवे पे ट्रक है, पूरा ट्रक है उनके पास, वहीं घुमा दिया उल्टा, लो पा पा। अब बात तुम लोग बच के निकलो, हम तो जा रहे हैं। तो हाँ, दिल्ली बॉम्बे में हो, हाँ टेस्ला वाले ऑटो ड्राइव है, तो यहां से भैया आगे जाओगे, फिर यू टर्न लोगे। अब लेफ्ट में चलना पड़ेगा, यू चलते चलते यहां पहुंच गए तो लेफ्ट से लेफ्ट भी मैच कर रहा है तुम्हारा, यानी कि इतना रास्ता तुम्हें ट्रैवल करना। बोलो, तो मैंने 45 डिग्री के मार्कर से 90 डिग्री के मार्कर, 90 से 0 डिग्री के मार्कर और 0 से 30 डिग्री के मार्कर पे गए। जरा मार्कर से मार्कर चल के बताओ टोटल कितना एंगल चल गए? ये हो गया 45 डिग्री, यहां से वापस 0 तक आने का हो गया 90 डिग्री, और 90 से 30 डिग्री और गए, तो टोटल एंगल कितना हो गया? टोटल फेज डिफरेंस इज 45 प्लस 90 प्लस 30।
इसमें कोई मुसीबत हो गई क्या? कुछ नहीं करना, बस एक पोजीशन से बट एरो मैच करने चाहिए, तुम्हारी गाड़ी का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन मैच करना चाहिए, फाइनल में भी इनिशियल। कोई सर्कल बनाना नहीं होता, कोई इनिशियल पोजीशन नहीं लेना होता, कोई फाइनल पोजीशन नहीं, कोई एंगल नहीं बनाने होते, फिर कोई ट्रायंगल सॉल्व कुछ नहीं करना। क्योंकि हमारा दिमाग तेज है भाई, हमको पोजीशन वाइज एंगल दिख रहे हैं, हमको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री दिख रहा है ऑलरेडी। तो जब एंगल दिख ही रहे हैं तो एक एंगल से दूसरी एंगल पहुंचने के लिए हम क्यों इतनी मेहनत करें भाई? सर्कल वर्क। अगर कोई बोलता है a/2 से a चले गए, a/2 30 डिग्री, a 90 डिग्री, 60 डिग्री चल गए, करेक्ट है क्या? इसलिए सर्कल की जरूरत नहीं है, दिमाग तेज है ना, या तो दिमाग लल्लू होता, समझ गए क्या? या तो भगवान हमको इतना ब्लेस नहीं करता, या तो हमको झंडू दिमाग दे देता, तो हम झंडू मेथड से अब ये भगवान की गलती है, क्यों दिया इतना तेज दिमाग? हाँ हाँ देखो, अगर मेरी गाड़ी ऐसे लेफ्ट में चल रही है तो क्या हम यहीं से घुमा के यहां वापस आ सकते हैं? मतलब राइट में चल रही है तो यहीं से, यहां से नहीं अलाउड है आपको 90 डिग्री यानी प्लस एसी, क्योंकि कोई भी एसएचएम में पार्टिकल ऐसे नहीं रैंडमली कहीं से भी लौट के आएगा, वो जहां पर भी जा रहा है अगर एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो फिर प्लस ए पे जाके रुकेगा और वहां से ही आएगा। ऐसे ही मैंने बोला कि यहां पर ही डिवाइडर है, अगर तुम्हें राइट में आना है तो तुमको लेफ्ट साइड वाले रोड से राइट साइड वाले रोड पे लौटना पड़ेगा, उधर से ही यू टर्न। अब यहां पे एरो ऐसा था, अच्छा बताओ, चलो ये बताना, अगर ये एरो बदल के मैं इधर कर दूं, अगर इस क्वेश्चन में एरो ऐसा होता तो क्या करते? यहां से जो गाड़ी हमारी पहुंची ये इस तरफ एरो में चल रही है, इस तरफ एरो चल रही है, इसके जैसा बनना है, तो फिर क्या होगा? तो फिर आगे जाके अरे 60 डिग्री नहीं रहे, 120 डिग्री, क्योंकि -a/2 से फिर a से यू टर्न होता, फिर ये आगे जाके यू टर्न लेके आते, करेक्ट है क्या? तो अभी ये तो 30 डिग्री की पोजीशन है, यहां से 90 जाओगे तो 60 डिग्री आगे जाओगे, फिर 60 डिग्री लौट के आओगे। आप लोग गेम समझ गए हैं, ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। एक दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप मुझे आंसर बताना, टाइम भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन, टाइम पीरियड टी है, फाइंड टाइम टेकन बाय बिटवीन 1 and 2। अब मैं फोटो में ही बना देता हूं क्योंकि अदरवाइज एक्सप्लेन बहुत करना पड़ता है। तो x = 0 ये रहा, ये +a/2 है, ये -a/2 है, ऐसे, और ऐसे, वन टू, टाइम पीरियड बताना है, टाइम पीरियड t है तो t गेम समझ गए लग रहा है। हाँ हाँ बस खत्म कर रहे हैं क्लास, टेंशन मत लो। हाँ बस 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 खत्म, जल्दी, ज्यादा टाइम हो गया, मुझे लग रहा था 4 बजे तक की क्लास है लेकिन वो 3:45 तक ही थी। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 से 2 जा रहे हैं, 1 टक 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 टक, फिर आगे जाके टक 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 ऐसे आना पड़ेगा, कुछ समझे क्या? क्योंकि एरो से एरो मैच भी कराना है। तो ये 30 डिग्री है, यहाँ 0 है, यहाँ 90 है, ये 30 है, तो 30 से 0 30 डिग्री हो गया,
0 से 90 90 हो गया, 90 से 30 60 हो गया, टोटल फेज हो गया 180। तो टाइम लगता है t/360 इंटू 180, इसका मतलब है t/2। ये t/360 कहां से आया? पूरे साइकिल का, पूरे एक साइकिल का कितना फेज होता होगा? पूरे एक कंप्लीट साइकिल का फेज बोलो। 2 पाई का मतलब है 360। अगर डिग्रीज में लग रहे हैं तो 360, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अगर डिग्रीज में आंसर है तो t/360 कर दो, ये तो समझ गए ना। 360 डिग्री चलने का टाइम t है, तो थीटा डिग्री चलने का टाइम 3/360 इंटू थीटा। ये तो यूनिटरी मेथड हो गया। हाँ जी, समझ गए क्या? चलो आज के लिए इतना ही, जल्दी जल्दी फिर खत्म करते हैं। मैं अभी नोट्स भेज रहा हूं इसके, हैं नोट्स कर लेना बाद में। हाँ, चेंज इन फेज लिख सकते हैं।